तो स्वागत है साथियों आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा पर। न्याय परिषद ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है आपका, ये भी एक 6 संगठन जो 6 अंग हैं, ठीक है ना। यूएनओ के जो 6 अंग हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के, संयुक्त राष्ट्र संघ के, उनके 6 अंगों में से एक महत्वपूर्ण अंग है न्याय परिषद, है ना, ट्रस्टीशिप काउंसिल। हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप में से जो बच्चे भी नेट, सेट, जेआरएफ, ठीक है ना, जेआरएफ, पीजीटी, एमए, बीए, पोल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, या जो बच्चे भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो उनके लिए तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग जा सकते हैं, फिर आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आप लोग ये इनमें से अगर कुछ कर रहे हैं तो फिर ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग इस चीज़ को समझिए, टाइम बहुत कीमती होता है, उसकी वैल्यू कीजिए और उसी हिसाब से अपने आप को तैयार कीजिए साथियों, ठीक है। चलिए दोस्तों, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, और क्या करेंगे, शेयर करेंगे, और क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल, ठीक है ना। मैं आपको नेट, जेआरएफ, पीजीटी, है ना, इस तरह के जितने भी एग्जाम हैं उनकी तैयारी करवाता हूँ, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाता हूँ। आपको क्या दूंगा, मैं आपको नोट्स भी दूंगा, एमसीक्यू करवाऊंगा, पीवाईक्यू करवाऊंगा, ये सारी चीज़ें आपको करवाऊंगा, ठीक है ना। तो आपकी इस यूनिट की तैयारी, अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत और संबंध, इसकी तैयारी मैं करवाऊंगा, ठीक है दोस्तों। मैं छत्रपति साहू जी महाराज, CSJMU, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, इसमें क्या हूँ, आपका पीएचडी स्कॉलर हूँ, ठीक है। और वहाँ पे बच्चों को मैं पढ़ाता भी हूँ। तो आप लोग, चलिए तो आगे शुरू करते हैं। न्याय परिषद संगठन एवं इसकी भूमिका के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। न्याय परिषद चार्टर का 8वां अध्याय, क्या है, 8वां अध्याय न्याय परिषद के संबंध में विचार करता है। कौन सा, 8वां अध्याय, ठीक है ना। 8वां अध्याय जो है उसके अंदर इसकी चर्चा की गई है, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के अनुच्छेद 75 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत न्याय प्रदेशों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय न्याय व्यवस्था स्थापित करेगा। कौन सा आर्टिकल 75 क्या कहता है इसका, संयुक्त राष्ट्र अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत न्याय प्रदेशों के प्रशासन के और नियंत्रण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय न्याय व्यवस्था स्थापित करेगा जो समझौतों द्वारा संपादित होगी। जब संयुक्त राष्ट्र चार्टर का प्रारूप तैयार हो रहा था, उससे बहुत पहले ही भावी संगठन संबंधी अमेरिकी प्रारूप 14 जुलाई 1943 को प्रकाशित हो चुका था। उक्त प्रारूप के अनुच्छेद 12 में कहा गया कि ऐसे पराधीन क्षेत्रों में जहां लोग अभी तक पूरी तरह से स्वशासन प्राप्त नहीं कर सके हैं, न्यास पद्धति का सिद्धांत लागू किया जाएगा, जिसके अंतर्गत स्थानीय लोगों के हितों को सर्वोपरि मानकर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण में रखा जाएगा। और इस पद्धति का अंतिम उद्देश्य यह होगा कि इन पराधीन लोगों को राजनीतिक परिपक्वता प्रदान की जाए और आगे चलकर अपने क्षेत्रों का शासन भार स्वयं ग्रहण करें। अब दोस्तों क्या हुआ था ना, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ये बात तैयार हो गई थी कि भाई क्या होगा कि बहुत सारे देश ऐसे होंगे, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या करता है, विरोध करता है किसका, औपनिवेशिक जो है ना, उपनिवेशवाद का ये क्या करता है, विरोध करता है। ये क्या करता है, उपनिवेशवाद का वाद और साम्राज्यवाद, ठीक है ना। साम्राज्यवाद तो चला गया, लेकिन उपनिवेशवाद जो था, वाद का क्या करता है, ये विरोध करता है, ये इनका समाप्त करता है। लेकिन अगर ये समाप्त हो गए, ठीक है ना, अगर ये समाप्त हो गए तो वहां पे व्यवस्था कौन सी होगी,
कैसी होगी, किस तरह से चलाया जाएगा, प्रक्रिया क्या होगी? क्योंकि दिक्कत ये थी कि भाई जैसे ही उपनिवेशी की ताकतें थी, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, ठीक है, चाहे वो कोई भी देश, इस तरह की उपनिवेशी ताकतें हैं, जैसे ही ये हटेंगी, तो वो देश जो इतने वर्षों से गुलामी में रहा, जो जहाँ की जनता शिक्षित नहीं है, जिनको कोई अनुभव नहीं है, क्या है? अनुभव नहीं है प्रशासन चलाने का, है ना? प्रशासन चलाने का। तो उनका क्या होगा? सवाल ये उठ गया कि ऐसे 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 देशों का क्या होगा? ऐसे राष्ट्रों का क्या होगा? ऐसे पराधीन राष्ट्र जो हैं, वो अपना स्वशासन ही नहीं चला सकते। तो ये हुआ कि भाई जो न्यास पद्धति का सिद्धांत लागू किया जाएगा, ठीक है ना? कि न्यास पद्धति ट्रस्टीशिप का लागू किया जाएगा, जिसके अंदर स्थानीय हितों का जो वहाँ के जो लोग होंगे ना, उनके हितों का, स्थानीय लोगों का हित, लोगों का हित जो है ना, उसको ध्यान में रखकर, ठीक है ना? उसको ध्यान में रख के वहाँ के लोगों का जो भी हित है, ठीक है? चाहे वो रोज़गार हो, चाहे वो गरीबी हो, बीमारी हो, ठीक है? आर्थिक सामाजिक विकास हो, जो भी हो, उसको ध्यान में रखकर वहाँ पे शासन किया जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या होगा कि भई इनका उद्देश्य ये नहीं है कि मतलब कि हम उन पे इस तरह से शासन करें, उनके हितों की पूर्ति करें, नहीं। उनका उद्देश्य तो ये है इन पराधीन क्षेत्र के लोगों में राजनीतिक परिपक्वता प्रदान की जाए। मतलब वो एक प्रकार से उनको कैसे शासन चलाना है, अपना निर्णय कैसे लेना है, ठीक है? आत्म अनुशासन वगैरह इन सब चीज़ों का ज्ञान हो जाए, ताकि वो क्या करें आगे चलकर अपना शासन खुद चला सकें, ठीक है ना? अपना शासन खुद चला सकें। ऐसे इसी विचार से न्यास परिषद के गठन का विचार हुआ था, ठीक है ना? कि ऐसे राष्ट्र जिनको जो अभी हाल में ही उपनिवेशवाद के चुंगल से छूटे हैं, लेकिन उनके पास अनुभव नहीं है शासन का। वहाँ की जनता शिक्षित नहीं है, वहाँ पे तकनीक नहीं है, वो अपने संसाधनों का प्रयोग नहीं कर सकते। तो ऐसे राष्ट्रों पे ट्रस्टीशिप काउंसिल के माध्यम से शासन किया जाएगा और वहाँ के लोगों के जो हित है ना, उसको ध्यान में उसको संरक्षण दिया जाएगा, उसको ध्यान में रखा जाएगा और उद्देश्य ये होगा कि ये लोगों क्या हों कि राजनीतिक परिपक्वता प्राप्त कर लें, ताकि भविष्य में ये अपना शासन खुद चला सकें। तो ये थे इनका अब चार्टर के अनुसार उद्देश्य क्या-क्या है? अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ाना। क्योंकि दोस्तों अगर इन देशों को अगर ऐसे ही छोड़ दिया ना, है ना? तो कोई इनके ऊपर कब्जा कर लेगा। कोई क्या कर लेगा? कब्जा कर लेगा। कब्जा कर लेगा या कोई क्या करेगा यहाँ पे मतलब गृह युद्ध भी छिड़ सकता है, गृह युद्ध भी हो सकता है, आपस में ही लड़ मर जाएँ, ठीक है? अधिकारों का उल्लंघन होगा, मौलिक अधिकारों का क्या होगा? उल्लंघन हो सकता है यहाँ पे, है ना? तो बहुत सारी चीज़ें थी, इसको ध्यान में रखकर इन्होंने क्या किया कि भई न्यास परिषद का गठन कर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को इससे बढ़ावा मिलेगा। अब कोई एक देश है, ठीक है? भारत के बगल में, लेकिन वहाँ पे क्या बोलते हैं, अगर विद्रोह हो रहा है, तो उससे हमारा भारत भी अछूता नहीं रह सकता, उसका फ़र्क भारत पे भी पड़ेगा, है ना? तो आपने देखा होगा ना कि क्या बोलते हैं, कई बार ऐसे मुद्दे होते हैं कि भई किसी मुस्लिम कंट्री के संग कुछ गलत होता है, तो हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान भाई जी हैं, वो भी उनको भी दिक्कत होती है, परेशानी होती है ना? हालाँकि ये एक राजनीतिक एजेंडे के तहत होता है कि कोई राजनीतिक नेता आता है, वो इनको हवा देता है, तो उस वजह से वो चालू हो जाता है। तो ये इसीलिए कहते हैं कि भई जितने भी संपूर्ण विश्व के देश हैं, सबको साथ लेके चलना है, ठीक है ना? हर जगह शांति होनी चाहिए। अगर कहीं एक जगह भी अगर वो रह गई ना आग, तो वो फिर वो सबको झुलसाना चालू कर देगी। क्या करेगी? सबको झुलसाना चालू कर देगी। तो लोगों की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा संबंधी उन्नति में सहयोग देना, ठीक है? स्वशासन तथा स्वतंत्रता के क्रमिक विकास में सहायता देना। तो लोगों को क्या है? राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक और शिक्षा संबंधी उन्नति में सहयोग देना। तो ये क्या करेगा? राजनीति में सहयोग देगा, आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी हो गया, ठीक है? इस तरह में इसमें क्या होगा? इस तरह का सहयोग दिया जाएगा और उद्देश्य क्या होगा? स्वशासन और स्वतंत्रता
स्वशासन मतलब ऐसी स्थिति पैदा करना कि वो अपना शासन भविष्य में खुद चला सके और स्वतंत्रता का भी प्रयोग कर सकें। जाति, लिंग, भाषा और धर्म का भेदभाव किए बिना सबके लिए मानवीय अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के प्रति आस्था बढ़ाना और उनमें यह भाव जगाना कि विश्व के सब एक। अब ये क्या है कि ट्रस्टी न्याय परिषद जो है, ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है, ये क्या करेगा कि जाति, लिंग, भाषा और धर्म का जो भेदभाव है ना, इसको भी समाप्त करेगा और मानवीय अधिकारों और मूल स्वतंत्रता के प्रति आस्था बढ़ाएगा। क्योंकि दोस्तों, ऐसे जो औपनिवेशिक देश होते हैं वो शिक्षित नहीं होते हैं, जो औपनिवेशिक के चुंगल से आजाद हुए होते हैं। भारत देख लो, तब के भारत में आज के भारत में कितना फर्क है। तो ऐसे जो देश होंगे वहां पे जातीय विषमता होगी, लैंगिक विषमता होगी, भाषा के नाम पे वहां पे बिखराव होगा, धर्म के नाम पे भेदभाव होगा, ठीक है, और मानवीय अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के प्रति उनमें आस्था नहीं होगी, ठीक है ना। वो मूल स्वतंत्रताओं का सम्मान नहीं करेंगे, मानवीय अधिकारों की अवहेलना करेंगे। तो इन सबको क्या करना है, इन सब की स्थापना करना भी क्या है, न्याय परिषद का उद्देश्य है। सामाजिक, आर्थिक और वाणिज्य संबंधी मामलों में संयुक्त राष्ट्र संघ के सब सदस्यों के और उनके नागरिकों के प्रति समानता के व्यवहार का विश्वास दिलाना, ठीक है ना। तो क्या है, सामाजिक, आर्थिक और वाणिज्य संबंधी मामलों में संयुक्त राष्ट्र संघ के सब सदस्यों के और उनके नागरिकों के प्रति समानता के व्यवहार का विश्वास दिलाना, ठीक है ना। तो ये सारे इसके उद्देश्य हैं 4। अब इसका गठन कैसे होता है, अब ये देखो, ये थोड़ा सा मजेदार है। यहां से क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन यहां से बनेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन यहां से बनेगा। जिन राष्ट्रों को न्यास का भार सौंपा गया है वे राज्य हैं ऑस्ट्रेलिया। तो पहला राज्य कौन है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन। ये 4 राज्य हैं, ठीक है ना। कौन से हैं, ये 4 राज्य हैं जो क्या कहेंगे, ट्रस्टीशिप काउंसिल का कार्य करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, ट्रस्टीशिप काउंसिल का कार्य करेंगे। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य जिनके शासन में कोई न्याय क्षेत्र नहीं है वो है चीन, फ्रांस और सोवियत संघ, ठीक है ना। इनको नहीं दिया गया है। चीन को और सोवियत संघ को ना देने का कारण ये है कि अगर इनको दे दिया ना ये साम्यवादी देश बना देगा उसको क्या कर देगा, साम्यवादी देश बना देगा। और साम्यवादी व्यवस्था कैसी है ये आप सब जानते हो। तो इसको नहीं देते हैं ये लोग बहुत चालू हैं, क्या कि अगर इसको दे दिया ना तो ये कैसा बना देगा, अपने जैसा साम्यवादी बना देगा, चीन जैसा बना देगा। चीन का क्या है, साम्राज्यवादी नीति है, आक्रमण करता है ना। स्वतंत्रताओं के वहां पे स्वतंत्रताओं का कोई मूल्य नहीं है। चीन में आप जाओगे ना, चीन में अधिकारों की बात मत करो, चीन में राइट्स की बात मत करो, ठीक है ना। राइट्स मत बात करो, कर्तव्यों की बात कर लो, अधिकारों की बात मत करो, ठीक है ना। तो ऐसे देश को नहीं देना चाहते, ये इसको नहीं देना चाहते, चीन को नहीं देना चाहते। सोवियत संघ भी क्या है, ये भी साम्यवादी देश है, ठीक है ना, क्या है, कम्युनिस्ट देश है, इसको भी नहीं देना चाहते, यही साम्यवादी बना देगा। तो इनके पास कोई नहीं है भाई। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा कि कौन सा ऐसा देश है जिसे कोई न्याय परिषद का भार नहीं सौंपा गया है ना। या कौन सा ऐसा देश है जिसे न्याय परिषद का भार सौंपा गया है। 2 क्वेश्चन बन रहा है, ध्यान से इसको समझ लो। क्वेश्चन इसी तरह से बनता है साथियों। क्यों उल्टा सीधा क्यों लिखा रहे हो भाई। कौन से देश को न्याय परिषद का भार सौंपा गया है ना। एक तो ये क्वेश्चन बन रहा है भाई। दूसरा क्वेश्चन है, कौन से देश को न्याय परिषद का भार नहीं सौंपा गया है तो आपको याद रखना, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन, ठीक है ना। तो ये दोनों एक तरफ हैं और ये दोनों एक तरफ हैं, ठीक है ना।
और इधर क्या है, चीन और सोवियत संघ को नहीं दिया गया है। फ्रांस फ्रांस की अपनी कुछ होगी स्ट्रेटेजी जो उसने नहीं लिया होगा। उतने दूसरे सदस्य जितने न्यायीय प्रदेशों का प्रशासन प्रबंध चलाने वाले और न चलाने वाले देशों के बीच समान विभाजन के लिए पर्याप्त हो। ऐसे सदस्य का निर्वाचन महासभा के द्वारा 3 वर्ष के लिए होता है, ठीक है ना। निर्वाचित सदस्य अपनी अवधि समाप्त होने के तुरंत बाद फिर से निर्वाचित हो सकते हैं, ठीक है ना। तो न्याय परिषद तो ये सारी चीजें थी जो मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की। क्वेश्चन यहीं से आएगा, ये जो है ना, ये यहीं से क्वेश्चन आएगा। अब न्यास परिषद के कार्य क्या क्या हैं ये भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। न्यास परिषद न्यायीय प्रदेशों की जनता की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा संबंधी प्रगति के बारे में सूची तैयार करना, जिसके आधार पर शासन प्रबंध चलाने वाली संस्थाएं वार्षिक रिपोर्ट भेजती हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, ऐसी सूची तैयार करेगा, किससे संबंधित, न्यायीय जो प्रदेश हैं उससे उस जनता की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा संबंधी प्रगति के बारे में सूची तैयार करेगा, जिसके आधार पर शासन प्रबंध चलाने वाली संस्थाएं वार्षिक रिपोर्ट भेजती हैं, ठीक है। इन प्रशासनिक सत्ताओं से प्राप्त रिपोर्टों की जांच और उन पर विचार करना। अब ये प्रशासनिक सत्ताओं से जो रिपोर्ट इसको प्राप्त हुई है ना, उन पर क्या करेगा, जांच करेगा, उन पर विचार करेगा। इन सत्ताओं के परामर्श से प्रार्थना पत्रों पर विचार करना, सत्ता के साथ यदा कदा नियत समय पर निरीक्षण के लिए न्यायीय प्रदेशों का दौरा करना। अब ये क्या करेगा कि इन सत्ताओं के परामर्श से प्रार्थना पत्रों पर विचार करेगा और सत्ता के साथ क्या कर सकता है, वहां के उन प्रदेशों का निरीक्षण भी कर सकता है। न्याय परिषद के निर्णय साधारण बहुमत से होते हैं, प्रत्येक सदस्य का एक ही वोट होता है। न्याय परिषद स्वयं ही अपने कार्य संचालन के नियम बनाती है, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना, ये महासभा के कहने पे नहीं चलेगी। जिसमें अध्यक्ष के चुनाव का ढंग भी सम्मिलित है। वर्ष में साधारणतः 2 अधिवेशन होते हैं, जिसमें पहला जून के अंतिम महीने में, जून के अंत में होगा और दूसरा नवंबर के उत्तरार्ध में। आवश्यकता अनुसार विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें थी जो मैंने न्यास परिषद के बारे में जो आपको समझाने की कोशिश की। वैसे न्यास परिषद का काम हो गया खत्म। इसलिए इसको और नए उत्तरदायित्व सौंपे जाने चाहिए। क्या, इसको और नए, क्योंकि आज की डेट में सारे लगभग सभी जो स्टेट है ना, सभी सभी राष्ट्र क्या हो गए हैं, सभी राष्ट्र हो गए हैं आत्मनिर्भर, मतलब वो हो गए हैं, इन्होंने प्राप्त कर लिए राजनीतिक स्वायत्तता, राजनीतिक स्वायत्तता प्राप्त कर लिए। तो ये एक सवाल उठता है कि न्याय परिषद का फिर आगे रोल क्या है। तो इनको और नए दायित्व दिए जाने चाहिए। क्या दिए चाहिए, नए दायित्व, है ना। पाकिस्तान दे दो, पाकिस्तान को बहुत जरूरत है।